ठीक है, हमने फर्स्ट टॉपिक का लिया था बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, आज हम चैप्टर एक्चुअल में इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे जो आपकी बुक में दिया है। तो फर्स्ट चैप्टर है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। एक विलेज को एज्यूम किया गया, वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट क्या एक्टिविटीज होती हैं, उससे हमको पूरे कंट्री का आइडिया लगेगा पूरी कंट्री में क्या क्या होता है। जैसे एग्रीकल्चर भी आएगा इसमें, ठीक है, इसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग भी आएगा, इसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन भी आएगा, ऐसी कई सारी चीज़ इसमें आएगी। ठीक है, चलिए चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आई थिंक सबको स्क्रीन विजिबल है, हाँ सब कुछ सुनाई दे रहा है। तो हमने इकोनॉमिक्स से पढ़ा था, इकोनॉमिक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है ना, इकोनॉमिक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिमांड और सप्लाई के ऊपर। डिमांड मतलब जो लोग चाहते हैं, और वो सप्लाई मतलब जो हम चीज प्रोड्यूस कर सके, मैन्युफैक्चर कर सके, उसको ट्रांसपोर्ट कर सके। ठीक है, अगर डिमांड ज़्यादा होता है, सप्लाई कम होता है, तो प्राइस राइज होता है। डिमांड कम होता है, सप्लाई ज़्यादा होता है, तो प्राइस कम होता है। ठीक है, तो प्राइस ऊपर नीचे से वेरी करता है। अभी होता कैसे है, हम धीरे धीरे इकोनॉमिक्स के माध्यम से इसको समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखो इसका पर्पस क्लियर लिखो। द पर्पस ऑफ स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ठीक है ना, प्रोडक्शन आपका एग्रीकल्चर का भी हो सकता है, इंडस्ट्रीज का भी हो सकता है। दो लेवल प्रोडक्शन होता है, इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन होता है और दूसरा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो इस चैप्टर का मेन पर्पस है आपको प्रोडक्शन के बारे में बताने के लिए कि प्रोडक्शन क्या होता है। तो उन्होंने जस्ट एक कोई विलेज पकड़ लिया, उसका नाम रखा पालमपुर। ये एग्जिस्ट नहीं करता, भाई इन्होंने क्या किया, सोच लिया कि ऐसा विलेज है। ठीक है, अब इसमें विलेज में, पालमपुर नामक विलेज में फार्मिंग सबसे मेन एक्टिविटी है। अगर आप पूरे इंडिया की बात करते हो, इंडिया में जो हम जीडीपी बोलते हैं, ठीक है, उसमें तीन सेक्टर प्रोमिनेंट होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी। तो प्राइमरी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आज भी देश की 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में लगी हुई है। ठीक है, तो इस गांव में भी, तो अगर हम एक गांव से क्या पूरे देश के बारे में समझ सकते हैं, तो इस गांव में फार्मिंग फार्मिंग सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। ठीक है, इसके अलावा इस गांव में और भी कई एक्टिविटी है, जैसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। कैसे, मतलब एक समझो आटा गेहूं पिसाई की मशीन या एक गेहूं पिसाई की दुकान। ठीक है ना, अब आटा तो खेतों में नहीं बन सकता, वहां पर क्या बनेगा, गेहूं बनेगा। पर उसको पीसने के लिए क्या चाहिए, एक मशीन चाहिए। मशीन होगी तो एक दुकान होगी, तो समझो एक छोटी सी दुकान है। ठीक है, एक डेयरी है, डेयरी मतलब दूध निकाला, हमने उससे पनीर बनाया, है ना, हमने उससे अलग अलग वैरायटी का दही बनाया और इसको बेचना स्टार्ट किया। गाय से दूध दे सकती है, भैंस केवल दूध दे सकती है, दही है, मक्खन है, पनीर है, ये सब हमको बनाना पड़ेगा। तो ये सब क्या है, ये छोटी छोटी एक्टिविटीज है। अब हमारे पास अगर समझो कुछ सामान एक्स्ट्रा है, हमको क्या करना पड़ेगा, हम इसको किसी दूसरे शहर में या दूसरे गांव में बेच सकते हैं। तो क्या चाहिए होगा, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। तो ये पालमपुर विलेज हमको पूरे इंडिया का पिक्चर इस छोटे से गांव में दिखाने की कोशिश है। ठीक है, यहाँ पर जो सब एक्टिविटी है, ये बहुत छोटी लेवल पे, वेरी लिमिटेड स्केल पे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटी नीड वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज। सही बात है, अगर कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी होगी, उसके लिए हमको रिसोर्सेज चाहिए। अब रिसोर्सेज कैसे हो सकते हैं, दे कैन बी नेचुरल रिसोर्सेज लाइक गेहूं, व्हीट, जो हम खेती से उग जाते हैं। मैन मेड आइटम्स, जैसे आटा चक्की की मशीन हम बनाएंगे। ह्यूमन एफर्ट्स, मतलब हम उसको, हमको स्विच ऑन करना पड़ेगा, है ना। या कई बार गांव में देखो आपने हाथ वाली चक्की देखी होगी, यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स आ गया। ठीक है, मनी, आपको गेहूं खरीदने के लिए पैसा चाहिए, आपको मशीन खरीदने के लिए पैसा चाहिए, है ना। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो किसी प्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं। देखो हमने कल बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ा था, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा, लैंड, लेबर, और पॉइंट कौन सा था, मनी, और अपना एंटरप्राइज। ये सब लोग इफेक्टिव थे। यहाँ पर आपका नेचुरल रिसोर्स आ गया, मैन मेड आइटम्स आ गए, ह्यूमन एफर्ट्स भी आ गए और मनी भी आ गया। ठीक है, तो कहीं भी हम जब प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो ये चारों फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, जो उसको करने वाला है। चलिए अब हम इस कंट्री के माध्यम से, मतलब पालमपुर के माध्यम से, हम पूरी इंडिया को जानने का प्रयास करते हैं। तो एक एज्यूम किया गया, पालमपुर एक विलेज है,
इट इज कनेक्टेड, वेल कनेक्टेड विद द नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स। ठीक है, उस टाउन का नाम है रायगंज, है ना, पालमपुर गांव है, उसके बाजू में एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम क्या है, रायगंज। ठीक है, जो इससे बड़ा विलेज है। इट इज 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। इसमें ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स, मतलब किसी मौसम में जाओ आपको सड़क अच्छा मिलेगा। कहाँ के लिए, पालमपुर टू रायगंज। ठीक है, और आप थोड़ा और आगे जाओ तो एक छोटा सा शहर पड़ेगा, उसका नाम है शाहपुर। जैसे आप देखो यहाँ से आप विशालगढ़ जाओ 5 किलोमीटर है, वेल कनेक्टेड रोड है। तो अगर मैं डिगी को गाँव मान लेता हूँ तो विशालगढ़ दूसरा गाँव है। ठीक है, और अगर मैं पुणे, हम मेन पुणे या मनप्पा के आसपास जाए उसको हम क्या मान सकते हैं, छोटा स्मॉल टाउन शाहपुर। अब देखिए, मेनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर विजिबल ऑन द रोड। जैसे आप अभी भी बाहर निकलोगे अलंदी रोड पे, आपको क्या क्या दिखाई देता है, बस, है ना, ट्रक, ट्रांसपोर्टेशन वाला छोटा 6 सीटर जिसको आप लोग बोलते हो, बाइक, स्कूटी, आपको सब दिखाई देता है। ओके, तो उसी तरह ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पर कई सारी चीजें हैं, बुल्को कार्ड्स, तांगा, बोगी, है ना, लोडेड विद जैगरी एंड अदर कम्युनिटीज, मोटरसाइकिल्स, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक। तो इस रोड पे ये सब ट्रांसपोर्टेशन के साधन अवेलेबल है। चलिए, अब इस गांव में अराउंड 450 फैमिलीज है, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट की। 80% अपर कास्ट की है ना, और ओके हाँ, 80% अपर कास्ट की। ठीक है, अब घर कैसे हैं, कुछ घर बहुत बड़े हैं, कुछ पत्थर से बने हैं, सीमेंट का उसको प्लास्टरिंग किया हुआ है। ठीक है, और जो एससी लोग हैं, दलित लोग हैं, वो 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन है ना, वो विलेज के कॉर्नर में रहते हैं, है ना, उनके बहुत छोटे छोटे घर हैं, मैक्सिमम वो किसे बने, मड एंड स्ट्रो से बने हुए हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द हाउस हैज इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, तो इलेक्ट्रिसिटी भाई हर जगह है। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिकल पावर इन ओल्ड टोवेल्स इन द फील्ड। तो भाई गाँव को, ये चक्र आपको क्या होता है, आपके दिमाग में गाँव की इमेज बना रहा है कि गाँव कैसा है, 450 लोग रहते हैं, 80% हायर कास्ट के होंगे, घर पक्के घर के हैं, मिट्टी वाले नहीं है, सीमेंटेड है। दलित लोग भी रहते हैं, 1/3 पॉपुलेशन के घर साइड में है, वो घर कच्चे हैं, मड से बने हुए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हर एक के पास में है, इलेक्ट्रिकल पावर उनके ट्यूबवेल्स पे लगी हुई है। तो हमारे माइंड में गाँव का एक पिक्चर क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है, ओके, तो पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल है ना। प्राइमरी स्कूल जो है उसमें एक हेल्थ सेंटर भी रन करता है गवर्नमेंट का, जिसको आंगनवाड़ी भी कहते हैं। ठीक है, डिस्पेंसरी भी है जहाँ पर बीमार लोग जाकर अपना ट्रीटमेंट करते हैं, सरकारी अस्पताल जिसको आप कह सकते हो छोटे लेवल पे। ठीक है, अब इस डिस्क्रिप्शन से क्या पता लगा कि पालमपुर एक विलेज है जो वेल डेवलप्ड है इस मामले में, रोड्स में, ट्रांसपोर्टेशन में। हाँ अथर्व जी, लेकिन आप लोग लेट आओगे तो आपको एंट्री कैसे मिलेगी, आपको लेट लेट आओगे तो नहीं मिलेगी ना एंट्री। तो 3 बैठे हुए सिस्टम में, ट्रांसपोर्टेशन है, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन फैसिलिटी है, स्कूल है, हेल्थ सेंटर है। ठीक है, अब आप ये सब फैसिलिटी अपने अपने गांव से कंपेयर कर सकते हो, क्या आपके गांव में ये सब चीजें हैं क्या। ठीक है, तो एक जस्ट गांव का पिक्चर प्रेजेंट किया। फिर आगे देखिए, तो यहाँ पर इसे बताया, इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी, द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटी refer to the known farming activity including small manufacturing, ट्रांसपोर्टेशन, शॉपकीपिंग, जैसे छोटी छोटी दुकानें होती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किसी को डाउट यहाँ तक, अभी हम सिर्फ एक गाँव की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको इंडिया को समझना है, भारत को समझना है, तो आपको भारत के विलेज को समझना पड़ेगा। चलिए, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोडक्शन, द एम फॉर द प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स और सर्विस दैट वी वांट। गुड मतलब होता है टेंजिबल थिंग जिनको हम छू सकते हैं, और सर्विसेज जिसको हम छू नहीं सकते। तो प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन दोनों चीजों का होता है, गुड्स का भी होता है, सर्विसेज का भी होता है। तो इसके लिए 4 चीज इंपॉर्टेंट है जो मैंने पढ़ा था। फर्स्ट लैंड, देन लेबर, देन कैपिटल। ठीक है, और कैपिटल में क्या क्या आएगा, कैपिटल 2 तरह का होता है। ठीक, एक को हम बोलते हैं एसेट्स, इसको कई बार फिक्स्ड कैपिटल बोला है। ठीक है, अभी मुझे अगर कुछ फैक्ट्री बनानी है तो मुझे क्या चाहिए,
मशीन चाहिए, टूल चाहिए, बिल्डिंग चाहिए। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? फिक्स कैपिटल होते हैं। दूसरे टाइप का कैपिटल कौन सा होता है? वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अभी हम प्रोडक्शन की बात कर रहे थे। प्रोडक्शन में चार चीज इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लैंड, दूसरा लेबर, थर्ड कैपिटल। कैपिटल भी दो टाइप का होता है, फिक्स टाइप का, वर्किंग टाइप का। फिक्स टाइप का मतलब आप लेबर खरीद लिया और कई सालों तक उसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, सर्विसिंग करानी पड़ती है। तो आप बिल्डिंग खरीद सकते हो, मशीन खरीदोगे, टूल्स खरीदोगे और पूरा सेटअप रेडी करोगे। ठीक है, इसमें आपका कंप्यूटर आ गया, टर्बाइंस आ गया, जनरेटर आ गया, सब कुछ आ गया, मतलब सिंपल सी बात। इसको कहते हैं फिक्स कैपिटल। दूसरा टाइप का कैपिटल होता है जिसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल, जैसे रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। जैसे मुझे कुछ भी अगर बनाना है, प्रोड्यूस करना है, जैसे सिंपल से हमको, हमने एक बड़ी फैक्ट्री लगाई जिसकी आटा पीसने की फैक्ट्री लगाई। अब सिंपल सी बात है, तो आटे का रॉ मटेरियल क्या होगा? गेहूं। तो रॉ मटेरियल इज माई गेहूं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? हाथ में पैसा भी चाहिए। मैं पैसा देकर क्या करूंगा? वो रॉ मटेरियल खरीदूंगा। मैंने खरीद लिया, मशीन पे वो पिसाई हो गया। अब क्या चाहिए उसको? पैकिंग करना पड़ेगा। तो पैकिंग का मेरे को कवर बैग खरीदना पड़ेगा। अभी वो पिस गया, पैक हो गया, अब क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैसा लगेगा, पैकिंग के लिए पैसा लगेगा, लोडिंग अनलोडिंग के लिए पैसा लगेगा। तो इन सब के लिए हाथ में थोड़ा पैसा होना चाहिए। इसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। आपका जो लेबर है, आप उसको सैलरी भी देना पड़ेगा, है ना? इस तरह के जो भी मनी होती है, जो मनी हमको चाहिए होती है, कब? प्रोडक्शन के लिए, जहाँ पर हमको पेमेंट्स करनी है, हमको अदर नेसेसरी आइटम्स करने हैं, इसको हम क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल। दोनों कैपिटल एकदम क्लियर है? फिक्स मतलब हमने एक बार खरीद लिया, उसको बार बार खरीदने की, हाँ आप नंबर ऑफ मशीन आप ऐड कर सकते हो, आप मशीनें ऐड कर सकते हो। तो मैं चार लोग ले लेता हूँ मीटिंग में। आर्यन, राहुल, सार्थक, टाइम से पहुंचना सीखो। ठीक है, अगली बार क्लास में इंटरव्यू नहीं मिलेगा। सुनील तो सर आपको बहुत बार बोलते हैं वो स्ट्रिक्ट होना, मैं स्ट्रिक्ट हो क्लियर। मैंने आपको मैसेज डाला था, मैं 10 मिनट लेट हुआ, फिर मैंने आपको 5 मिनट पहले मैसेज डाल दिया क्लास में। क्लिक करने में 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है ज्वाइन करने में। 4:22 हो गया, आप लोग अभी पहुंच रहे हो। समझे ना? इसलिए टाइम पे आना सीखो, अगली बार से इंटरव्यू नहीं मिलेगा। फिर आप लोग रिकॉर्डिंग देखना। ठीक है, चलो। फिर हमने फोर्थ रिक्वायरमेंट कौन सी पढ़ी थी भाई? जो व्यक्ति इस सिस्टम को चला सकता है, उसको उसका नॉलेज भी होना चाहिए, उसको ये सिस्टम पूरा संभालना आना चाहिए। किसको संभालना चाहिए? उसको लैंड को संभालना है, उसको लेबर को संभालना है, और जो भी फिजिकल कैपिटल है, बैंकिंग के लोन है, ये सब। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। हम लोग इस पिक्चर में क्या है? इन दिस पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड फिक्स्ड कैपिटल यूज इन द प्रोडक्शन। तो लैंड तो आपको बड़ी जमीन चाहिए, आप रेंटेड भी ले सकते हो, आप उसको खरीद भी सकते हो। यहाँ पर कई सारे वर्कर हैं। ये किस चीज़ की फैक्ट्री लग रही है आप लोगों को? कोई फोटो देख के बताता है किस चीज़ की फैक्ट्री है? बताइए क्या बना रहे हैं लोग, कुछ आइडिया? गुड, इट इज ए टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो इन सब लोग जो है, ये लेबर लोग हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करें, कपड़ा बनाने का काम। कोई कपड़ा बुन रहा है, कोई कपड़े को बांध बना रहा है, कोई पेंटिंग भी करेगा, सब काम होंगे इसमें। ठीक है जी, आगे देखते हैं। ईच प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। दीज आर नोन एज द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। चलो मेरे को चार पॉइंट लिखना है, व्हाट आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? सब लोग लिख के बताओ कौन कौन से 4 फैक्टर्स होते हैं। राइट, ओनली जस्ट आपको नाम लिखना है। व्हाट आर द 4 फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन? कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उनको आपको एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए। चलिए फास्ट फास्ट लिखिए जल्दी। शुरू आपने 3 ही लिखे हैं भाई, फोर्थ कहाँ गया?
सबका रिप्लाई नहीं आया, केवल शुभम ने रिप्लाई किया है। यस, अभी सबका रिप्लाई, जल्दी सब लोग रिप्लाई करो फास्ट। व्हाट आर द फोर फैक्टर्स फॉर द प्रोडक्शन? चलिए आगे चलते। अब फार्मिंग इन पालमपुर, अभी तो हमने प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है। अब पढ़ते हैं पालमपुर में फार्मिंग का क्या स्टेटस है। ठीक है, तो लैंड इज फिक्स्ड, हमने पहले बताया था फार्मिंग इसका मेन प्रोडक्शन एंटिटी है। कहाँ पर? पालमपुर में। 70% ऑफ द पीपल वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन द फार्मिंग। और अगर वहाँ पर 450 लोग हैं, उसका जो 75% पीपल है वो किस पे लगे हुए हैं? फार्मिंग करने में। इसमें से कुछ डायरेक्ट फार्मर है, कुछ फार्म लेबर्स है। व्हाट आर फार्म लेबर्स? किसको हम फार्म लेबर्स कहते हैं? बताइए जल्दी बताइए, फार्म लेबर्स कौन होते हैं? यस, दे कैन बी डेली वेज वर्कर्स और मंथली वेज वर्कर। दे आर फार्मिंग इन अदर पीपल फार्म्स। उनके खुद के खेत नहीं होते, उनके पास खुद का जमीन नहीं होता खेती के लिए, वो किसी और की जमीन पे खेती करते हैं। ठीक है, उनको वहां से पैसा मिलता है, लेबर वर्किंग इन द फार्म। ठीक है, द वेल ऑफ बीइंग इज प्रोडक्शन ऑफ द farm। ठीक है, यस, देयर इज ए बेसिक कंस्ट्रेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। ठीक है, अब इस खेती से प्रोडक्शन करने में जो 75% लोग हैं, ठीक है, अब कुछ कंस्टेंट है फार्म प्रोडक्शन राइज करने में। ठीक है, देखते हैं कैसे। सिंस 96 1960 इन पालमपुर देयर हैज बीन नो एक्सपेंशन इन द लैंड एरिया। प्रोडक्शन कब बढ़ सकता है? या तो जमीन बढ़ जाए, या हम अच्छे क्वालिटी के बीज, इरिगेशन फैसिलिटी या अदर फर्टिलाइजर फैसिलिटी अगर हम करेंगे, तभी प्रोडक्शन बढ़ सकता है। या तो जमीन बढ़ा दो या क्वालिटी बढ़ा दो, तो इससे क्या होता है? प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। बट सिंस 1960 इन पालमपुर देयर हैज बीन नो एक्सपेंशन इन द लैंड एरिया। जितनी लैंड थी उतनी लैंड पे आज भी खेती होती है। देयर आर सम वेस्ट लैंड इन द विलेज, है ना, दैट हैज कैन बी कन्वर्ट टू द कल्टीवेटर। वेस्टलैंड किसको बोलते हैं? जिसके ऊपर कोई खेती नहीं हो रही, पर उसको फ्यूचर में खेती के लिए यूज किया जा सकता, खाली पड़ी है। जैसे कई बार क्या होता है गांव में कि किसी पर्टिकुलर एरिया को छोड़ दिया जाता है कि भाई वहां पर खेती नहीं होगी, वहां पर गाँव के जानवर चरने जा सकते हैं। कुछ जगह कैसी होती है जहाँ पर तालाब होता है, कुछ जमीन बंजर भी हो सकती है। सही बात है, तो ऐसी कुछ जमीन कैसी होती है? वेस्टलैंड में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जमीन नहीं बढ़ा सकते। अब वो कहते हैं प्रोडक्शन बढ़ाओ, तो देखिए प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या कहा, क्या किया जा सकता है। अब देखो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर। ठीक है, जमीन तो जो इरेगुलर है, यस। ठीक है, अब देखो लैंड का मेजरमेंट कैसे कैसे होता है। आपके महाराष्ट्र में मैंने देखा है वो गुंटा में होता है, गुंटा में होता है, हेक्टर में होता है, कई जगह बीघा भी होता है। ठीक है, पर मैक्सिमम जगह हेक्टेयर को यूज किया जाता है। दिस इज द मेन मेजर यूनिट फॉर द लैंड। एकड़ भी यूज होता है। जैसे आपके महाराष्ट्र में 40 गुंटा, 1 गुंठा इक्वल टू, इसको मालूम 1 गुंठा इक्वल टू हाउ मेनी स्क्वायर फीट्स? एनीवन कैन टेल? एक गुंठा में कितने स्क्वायर फीट होते हैं? गलत जवाब, आकाश सिंह का जवाब एकदम करेक्ट है। इन 1 गुंठा, आपको पुणे में रहते हो, आपको पता होना चाहिए, कभी जमीन खरीदोगे आपको पता होना चाहिए। 1 गुंठा इक्वल टू 1000 स्क्वायर फीट, है ना। तो 1000 कैसे आ सकता है? 25 इंटू 40 हो सकता है, 50 इंटू 20 1000, तो 1000 स्क्वायर फीट होना चाहिए। 100 इंटू 100, ठीक है, 100 इंटू 10 मतलब, ठीक है, तो 1000 स्क्वायर फीट। तो ऐसे ही आपके 40 गुंठा मतलब 40,000 स्क्वायर फीट, आपका यहाँ पर 1 एकड़ होता है। और हर, अब ये देखो, हर एक स्टेट में एकड़ का कैलकुलेशन थोड़ा अलग अलग होता है। कहीं पर 1 गुंठा 1100 स्क्वायर फीट भी होता है। तो डिपेंड करता है, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। तो आपके महाराष्ट्र में क्या है?
1 गुंठा इक्वल टू 1000 स्क्वायर फीट एंड 40 गुंठा इक्वल टू 1 एकड़। और ऐसे एकड़ को मिला के हेक्टेयर बनेगा, बीघा बनेगा, वो कैलकुलेशन अलग रहता है। ओके जी, चलिए नेक्स्ट। तो हम फर्स्ट राउंड में हमने क्या डिस्कशन किया कि फार्मिंग लिमिटेड एरिया लिमिटेड है, उसको हम नहीं बढ़ा सकते। नॉट 4 गुंठा, 40 गुंठा, 40 गुंठा, 40,000 स्क्वायर फीट इक्वल टू 1 एकड़। इज देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? क्या ऐसा पॉसिबल है कि उतनी ही जमीन से हम ज्यादा प्रोडक्शन कर सकें? ठीक है, तो देखिए, इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटी अवेलेबल, पालमपुर रिजेंबल विद द विलेज ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ यूपी। है ना, एक ऐसा विलेज की इमेजिनेशन किया जा रहा है कि वो यूपी में कोई विलेज है जो वहाँ पर ऐसा प्रोडक्शन सेम है। ठीक है, ओके। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर, नो लैंड इज लेफ्ट आइडियल। बस जितना भी एग्रीकल्चर लैंड है सब पे खेती हो रहा है। ठीक है, उसका रेनी सीजन आया, रेनी सीजन में कौन सी फसल लगती है? खरीफ। खरीफ में कौन कौन सी आती है? जवार एंड बाजरा। ये बारिश के टाइम लगाया जाता है और सर्दी से पहले इसको काट दिया जाता है। ठीक है, दीज प्लांट आर यूज एज केटल फीड। जो हम जानवरों को खिलाते हैं उसको क्या कहते हैं? केटल फीड कहते हैं, जिसमें हमारा मेनली जवार और बाजरा आता है। उसके बाद क्या होता है? पोटैटो लगाया जाता है। पोटैटो का कल्टीवेशन होता है कहाँ पर? अक्टूबर एंड दिसंबर के बीच में। उसके बाद इन द विंटर सीजन फील्ड वाज सोन विद द वीट। जैसे सर्दी का सीजन आना होता है, हम क्या करते हैं? गेहूं लगाना स्टार्ट कर देते हैं। उसका गेहूं पक जाता है और मार्च एंड और अप्रैल में हम गेहूं को काटना स्टार्ट करते हैं। बैसाख आते आते गेहूं की कटिंग होती है। अब फार्मर क्या करते हैं? जितना गेहूं उनको घर के लिए चाहिए होता है उसको अपने पास रख लेते हैं। अगर उनके पास ज़्यादा है, सरप्लस अगर वीट होगा, वो उसके पास के मार्केट में बेच देते हैं। वो रायगंज जाते हैं, वहाँ पर एक्स्ट्रा वीट बेच देते हैं। ठीक है, अब कुछ पार्ट में ये शुगर कैन भी डेवलप करते हैं। क्या डेवलप करते हैं? शुगर कैन, विच इज हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। साल में एक बार करते हैं। शुगर कैन से क्या मिलता है इनको? रोज वो मिलता है, जैगरी मिलता है। ये इसको बड़े जो शहर है शाहपुर, वहां पर इसको बेच देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। द मेन रीजन वाई फार्मर्स एबल टू ग्रो द 3 crops a year in a Palampur due to well developed system of irrigation। तो किसी भी कंट्री में या किसी भी स्टेट में, किसी विलेज में अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपको इरिगेशन फैसिलिटी अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। तो पालमपुर में इरिगेशन का फैसिलिटी बहुत अच्छा है, इसलिए किसान क्या करता है? एक ही सीजन में कई फसल लेता है। जैसे जवार बाजरा ले लिया, उसके बाद पोटैटो भी लगा दिए, उसमें बीट भी लगा दिए, बीट के बाद क्या करेगा? फिर शुगर केन लगा देगा। जब शुगर केन खत्म हो जाएगा फिर से ज्वार बाजरे का टाइम, तो एक बार एक सीजन में लगभग चार चार फसल ले लेता है। ठीक है जी, 3 या 4 वो ले लेता है। जैगरी में दैट येलो गुड़, यस, गुड़ को ही हम येलो जैगरी कहते हैं। दूसरा फैक्टर क्या है इरिगेशन के अलावा? इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर रेगुलर है। नॉर्मली गांव में देखो इलेक्ट्रिसिटी का क्या बुरा हाल होता है ना? हमारे गांव में एक दिन आती थी, अगले दिन नहीं आती थी, या किसी का दिन भर नहीं आएगी तो रात को आएगी। 8-8 घंटे का कर, 10-10 घंटे का कर, वो बड़ा डेंजरस है। तो खेती के लिए इलेक्ट्रिसिटी होना भी इम्पोर्टेंट होता है। अदर इम्पैक्ट्स, इट्स मेजर इम्पैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। पहले पर्शियन व्हील यूज होते थे, आपने देखा होगा ना, एक ऐसा व्हील होता है, उसको एक कौन चलाता है? बुल बुल चलाता है। ठीक है, द फार्मर यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स एंड इरिगेट स्मॉल फील्ड्स। चलिए गुड। अब इसकी जगह किसने ले ली? इलेक्ट्रिकल रन ट्यूबवेल्स। अब हम क्या करते हैं? जमीन के अंदर बड़ा गड्ढा खोदते हैं और वहाँ पर मोटर लगा के हम लोग पानी ऊपर खींच लेते हैं। गाँव में खेती इसको बोलते हैं ट्यूबवेल, आप लोगों ने सुना होगा। इसी वजह से क्या हुआ? देखो, द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। पहले कुछ कुएं किसने, कुछ ट्यूबवेल गवर्नमेंट ने खुदा के दिए और इसको बना के दिए। बाद में लोगों ने अपना प्राइवेट ट्यूबवेल भी करना स्टार्ट किया। तो इससे क्या हुआ? नियरली 200 एकर्स वर इरिगेटेड बाय द ट्यूबवेल्स। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी है। अब देखो यहाँ पर दिया, नॉट एट ऑल विलेजेस इन इंडिया हैज दिस हाई लेवल ऑफ इरिगेशन। हर जगह ऐसा नहीं मिलता। कहाँ कहाँ पर अच्छा है? रिवर वैन प्लेन्स, कोस्टल रीजन, जहाँ पर नदी जहाँ भी बहती है उसके आसपास में आपको वेल इरिगेशन मिलेगा। लेकिन जैसे राजस्थान जैसा जगह है, प्लेट्यू रीजन है, जैसे डेक्कन प्लेटू है, वहाँ पर लो लेवल ऑफ इरिगेशन, जैसे आपके लातूर की तरफ
पानी का काफी डिफरेंट है। सर इज ए बोरवेल डिफरेंट फ्रॉम द ट्यूबवेल? इट्स मोर देन सेम थिंग। ट्यूबवेल में गड्ढा बहुत बड़ा करते हैं, है ना, काफी चौड़ा गड्ढा होता है, और वो गड्ढा दिखता है। तो बोरवेल में क्या करते हैं, हम गड्ढा भर देते हैं, केवल एक पानी का पाइप बाहर आता है, उसको मोटर्स कनेक्ट करते हैं, वो पानी देते हैं। पर इतना मोटा पाइप नहीं होता, ट्यूबवेल का पाइप बहुत मोटा होता है, ऐसे मोटा होता है। चलिए आगे लिखा है, इन ए कंट्री वेरी लिटिल लेस देन 40% इज इरिगेटेड एवरी डे। ये अपने कंट्री का हाल है कि केवल 40% ऑफ एरिया जहाँ पर अच्छा इरिगेशन फैसिलिटी है, 60% एरिया में अच्छा फैसिलिटी नहीं है। सर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कल्टीवेशन कहाँ होती है? ये बेटा डिपेंड करता है प्रोडक्शन टू प्रोडक्शन। वीट का प्रोडक्शन कहीं अलग है, राइस का प्रोडक्शन कहीं है, शुगर केन का अलग है। तो ये उसको टोटली उसके ऊपर डिपेंड करता है। ट्यूबवेल वेल टाइप का है, हाँ यस। ट्यूबवेल एकदम एक एक बड़ा सा गहरा गड्ढा होता है, उसको काफी गहराई तक खोदते हैं, और जब पानी आ जाता है तो वहाँ पर एक बड़ा सा मोटा सा पाइप लगाया जाता है, नीचे एक मोटर होती है। जब मोटर ऑन करोगे तो उस बड़ी सी पाइप के थ्रू आता है। आपने देखा गाँव में होता है। फिर उससे आगे क्या करते हैं, एक ऐसा छोटा सा स्विमिंग पूल बना देते हैं, उसमें बच्चे में बहुत नहाया जाता है, बच्चे में बहुत नहाते थे। ट्यूबवेल में नहाने का मजा ही नहीं होता है। चलिए, to grow more than one crop on a piece of land during this year is known as multiple cropping। अगर आप एक ही जमीन से अलग 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 टाइप की फसल आप लेते हो, इसको क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग। तो दिस इज द कॉमन मोस्ट वे जो यूज किया जाता था इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन द सेम गिवन लैंड। फर्स्ट कोई लैंड बड़ा नहीं कर सकते, तो आप क्या करो, मल्टीपल क्रॉपिंग करो। ओके जी। तो ऑल फार्मर्स इन द पालमपुर ग्रो एटलीस्ट टू मेन क्रॉप। हर कोई दो क्रॉप तो ले ही रहा है। जैसे ज्वार बाजरा ले लिया और वीट ले लिया, किसी टाइम में हमने शुगर केन लगा दिया और वीट लगा दिया, ठीक है, या हमने उसमें शुगर केन लगा दिया, बाजरा लगा दिया। कभी कभी लोग पोटैटो की खेती भी कर लेते हैं, आजकल उन्होंने करना शुरू कर दिया। लेट डिस्कस समथिंग। यहाँ तक सबको क्लियर है जो हमने पढ़ा अभी? ऑल क्लियर यहाँ तक? किसी को किसी पॉइंट पे डाउट हो आप लोग पूछ सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। तो देखो यहाँ पर कोई डाटाज दिए हैं, तो डाटा को एनालाइज करना भी आपको होना चाहिए। जैसे फर्स्ट डाटा है ईयर 1950 से लेके ईयर 1415 तक कि कितना परसेंटेज ऑफ एरिया है पे हम लोग कल्टीवेट करते थे। स्टार्टिंग में कितना था जब इंडिया आज़ाद हुआ, 129 मिलियन हेक्टेयर। और 2014-15 तक हमने 155 एरिया कल्टीवेशन करना स्टार्ट किया। इसका मतलब ये हुआ, हमने या तो कुछ वेस्ट लैंड को एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कर लिया, या हमने फॉरेस्ट एरिया को कम करके हमने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया। तभी आपका कल्टीवेशन लैंड बढ़ सकता है। नीचे वाला चार्ट क्या कहता है? ओके, उसको ग्राफिकल बताइए, मतलब तो आपके हिस्टोग्राम पे। नेक्स्ट, इज इट इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन? यस, एरिया ऑफ इरिगेशन का एरिया हमको बढ़ाना चाहिए। जब एरिया ऑफ इरिगेशन बढ़ेगा उससे प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। अभी हमने पढ़ा था ना कि इंडिया में 40% इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इरिगेशन बहुत रेगुलर है, और बाकी 60% कैसा है जहाँ पर इरिगेशन इरेगुलर है। मेरे पास फ्रेंड है, मेरे पास माँ है, व्यूअर्स, डाउनलोड का टेंशन नहीं है। भाई किस चीज़ की बात करो तो भाई, पढ़ाई पढ़ो, क्लास में जाना है, किस चीज़ की बात है? ये और डाटा देखते हैं। मेरे भाई क्लास में कोई बाहर हो। चलो, yield is measured in crop produce on a given piece of land during single season। देखो yield क्या होता है? जैसे आपको, वाई आर यू चेकिंग भाई, और क्या इशू भाई तुमको? हाँ भाई, क्या इच्छा तुम्हारी? निकाल दो बाहर तुमको रूम से। गलती से जो है तुम ये आपस में चैटिंग क्यों करते थे? बीमारी का तुमको? ये गलती, इसको गलती बोलते हैं क्या? पढ़ाई में ध्यान तो लीव करके जा रहा हूँ।
अगली बार शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, अगली बार क्लास से बाहर निकाल दिया करके, इंटरव्यू मिलेगी तेरे को, ध्यान रखना इस बात का। तो बेटा मीटिंग के बाद में करते हैं, अभी तो मीटिंग चालू है ना, अभी नहीं दिक्कत जाएगा, अभी क्लास लेते हैं। ऐसे लोग पूरी क्लास का मूड खराब करते हैं, इनको आवाज कम आती है, इनको सब दिक्कत होती है। चलो, yield एक important स्टेटमेंट है। yield इज मेजर्ड एज द क्रॉप प्रोड्यूस ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड। जैसे हम कहते हैं गाय, गाय एक दिन में कितना दूध देती है, 5 लीटर 6 लीटर, उसको बोलते हैं इस गाय की मिल्क की yield ये है। उसी तरह अगर कोई पीस ऑफ लैंड है, उस पे जब एक साल में जितना फसल लेते हैं उसको क्या yield कहते हैं। ठीक है, यस। अभी देखो टिल मिड 1960 तक जो सीड यूज होता था कल्टीवेशन में, विद अदर ट्रेडिशनल वन विद रिलेटिवली लो yield। ठीक है ना, 1960 तक जो हम मतलब जो बीज होता था, जो खेती के लिए बीज यूज करते थे, यस इट इज, आप उसको केजी में नाप सकते हो कितना केजी है। ठीक है, ओके। जो बीज होता है वो पहले लो क्वालिटी का होता था। जो ट्रेडिशनल बीज होता था उसकी खासियत क्या होती थी, इसको लेस इरिगेशन होता था। ठीक है, उसके बाद फार्मर क्या करते थे, काउ डंग यूज करते थे एंड नेचुरल मैन्योर यूज करते थे फर्टिलाइजर के लिए। कब तक, 1960 तक। उस टाइम क्या होता था, बीज जो होता था उसका लो यील्ड होता था। तो उसका फायदा क्या होता था, उसमें इरिगेशन कम चाहिए होता था, किसान को बारिश से जितना मिल जाता था उससे उसका काम चल जाता था। ठीक है, दूसरा, फार्मर काउ डंग और अदर नेचुरल मैन्योर को यूज करता था फर्टिलाइजर के लिए। और ये दोनों चीजें किसान के पास रेडली अवेलेबल थी। क्यों अवेलेबल थी, भाई गाय पालते थे, भैंस पालते थे, तो फर्टिलाइजर का घर पे ही है। ठीक है, अब जो समझो हमने पिछले साल वीट का खेती किया, हम उसी में से कुछ दाने बचा लेते थे और वही हमारा बीज का काम करता था। ठीक है, इरिगेशन में इरिगेशन में क्या था, भाई बारिश का जो पानी होता था वो सफिशियंट होता था। पहले किसान जब फसल लेता था तो बारिश के हिसाब से फसल लेता था, भाई कौन सी सीजन में कौन सी फसल लगानी चाहिए। इससे क्या होता था, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता था, उसका प्रॉफिट ज्यादा होता था। ठीक है, अब लेकिन इससे प्रोडक्शन नहीं बढ़ता था, प्रोडक्शन उतना ही रहता था। अब 1960 के बाद जब ग्रीन रिवॉल्यूशन नाम के एक आंदोलन चला था, ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब हरित क्रांति, मतलब पूरे देश में हमको प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। अब देखो इसके लिए क्या क्या हुआ, इसके लिए तो हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स आए। तो फसल कब होगी, जब बीज अच्छा क्वालिटी का होगा। तो गवर्नमेंट नए नए बीज डेवलप करती है। ठीक है, एग्रीकल्चर जो रिसर्च सेंटर होते हैं वो क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, वो बीज के ऊपर टेस्टिंग करते हैं। तो ये अब उन्होंने 1960 के बाद हाइब्रिड की क्वालिटी के बीज डालने लगे। अब ये मिलते थे किसानों को, इसको परचेज करना पड़ता है, तो यहाँ पर उसका कॉस्ट ऐड होने लगा। ठीक है, और क्या हुआ, अब जब ये बीज थे हाई, इसको क्या चाहिए था, इसको इरिगेशन ज्यादा चाहिए था। जो नॉर्मल बीज होता था उसमें इरिगेट पानी कम लगता था, इस बीज के लिए पानी ज्यादा लगता था, है ना। नीडेड मोर प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ऑल्सो केमिकल फर्टिलाइजर। अब इस बीज में कीड़ा लगने की संभावना ज्यादा होती थी, फिर क्या है, फर्टिलाइजर आए। ठीक है, ये आपको देखो दोनों एग्जाम्पल दिए हैं। मॉडर्न डे फार्मिंग मेथड क्या क्या है, हाई क्वालिटी सीड्स, फार्मिंग मशीन भी आ गया। ठीक है, फिर आपके फर्टिलाइजर आए, अब उसमें कीड़ा वगैरह लगता था, उसके बाद पेस्टिसाइड्स लाए, इरिगेशन के लिए कैनल्स, पंप सेट, डैम, उससे इलेक्ट्रिसिटी आई। तो कंप्लीट सेटअप आपको दिखाई गए। तो मॉडर्न मतलब जो पहले एग्रीकल्चर होती थी 1960 तक, उसमें क्या था, लो क्वालिटी सीड, पर फायदा क्या था, लेस इरिगेशन। और क्या था फायदा, उसमें जो मैन्योर होता था वो घर का यूज हो जाता था। और अब क्या हुआ, हाई यील्ड सीड तो आए और उसके लिए पानी ज्यादा लगता है, तो जो नॉर्मल गांव का फर्टिलाइजर था वो काम नहीं आता था, उसके आपको केमिकल फर्टिलाइजर खरीदना पड़ता है। इसका नुकसान क्या होता है, इसकी जो खेती जमीन होती है इसकी क्वालिटी समय के साथ रिड्यूस हो जाती है। ये स्टार्टिंग में तो आपको दबा के प्रोडक्शन देगा। जैसे घर, जब हमारे घर में कोई नई गाड़ी आती है, हम स्टार्टिंग में उसको खूब रगड़ा मारते हैं, लाइक 100 पे, समझो आपको बाइक मिले, 100 पे चलाओगे, 200 120 पे चलाओगे, वो बाइक क्या होगी, 5-10 साल में कंडम हो जाएगी, एक दो बार तो ढुकेंगे बरोबर। तो जब हम किसी चीज़ का एक्सेस यूज करते हैं वो हार्मफुल होता है। आजकल मैं देखा लोग बाइक 5 साल में बदल लेते हैं, मेरी बाइक 15 साल से चल रही है और आधी वेस्ट चलती है, पहले चलती थी तो कोई चेंज नहीं है, क्योंकि हमने उसको अच्छी तरह यूज किया।
अब ये जो मॉडर्न एजुकेशन आई, इससे क्या हुआ, जो जमीन की फर्टिलिटी कम होने लगी। प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, ठीक है, बट जमीन की फर्टिलिटी कम हो गई। जो मल्टीपल क्रॉपिंग का था, तो उसके लिए जमीन को कुछ समय तक छोड़ना पड़ता है, क्योंकि जमीन जो होती है उसके अंदर भी कुछ उसके मिनरल्स होते हैं जो क्रॉप को देता है। अगर आप उसमें केमिकल यूज करोगे तो उसकी वो खुद की जो इम्यूनिटी वो कमजोर हो जाती है। ठीक है, तो इन्होंने कहीं ना कहीं हार नहीं पहुंचाया। चलिए देखो यहाँ पर लिखा है, higher yield were possible only from a combination of high yielding seeds, irrigation, chemical fertilizer, pesticide। इससे क्या हुआ, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा हो गया। जब प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा हो गया, अब क्या प्रॉब्लम आएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा हो गया, अब उसको प्रॉफिट कम मिलेगा। अभी देखो हम जब कई बार देखते हैं ना कि भाई किसान लोग सुसाइड करते हैं, इसलिए सुसाइड करते हैं कि पहले जो खेती किया करता था उसका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा थे। क्यों, बीज घर का, खेती ऊपर बारिश वाला कर देता था, मैन्योर घर का था, तो जो बचता था उसका प्रॉफिट होता था। अब उसको बीज भी बाहर से खरीदना पड़ता है, उसको मशीन भी बाहर से लेनी पड़ती है। पहले गांव के कई लोग एक साथ खेती करते थे, आजकल तो खुद ही खेती करनी पड़ती है, लेबर उठाने के लिए पैसा देना पड़ता है, आपको केमिकल फर्टिलाइजर खर्च करना पड़ता है, आपको पेस्टिसाइड्स खरीदना है। उससे क्या हुआ, इनको इनका जो कॉस्टिंग था वो कम हो गया। और तो उससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट उनको उतना नहीं पे कर पाती थी जितना इनको चाहिए था, इसलिए लोगों के पास लोन बढ़ता जाता है। अब आपको गेहूँ पहले बीज खरीदना है, आपको फर्टिलाइजर खरीदना है, आपके पास पैसा नहीं है, आप क्या करोगे, बैंक से लोन लोगे या किसी साहूकार से लोन लोगे। और समय के साथ क्या होता है, आप इनका लोन चुका नहीं पाते। क्यों नहीं चुका पाते, आप उतना प्रोडक्शन तो कर रहे हो बट प्रोडक्शन कॉस्ट हाई हो गई है। पहले प्रोडक्शन को समझो, हमने गेहूँ उगाया, पहले प्रोडक्शन कॉस्ट 1 रुपया थी मान लो, हम उसको बेचते थे 10 रुपये में, तो 9 रुपये बचते थे। तो क्या होता था, वो ग्रो होता था समय के साथ। अब क्या हो गया है कि भाई अब प्रोडक्शन कॉस्ट 6 रुपये हो गई है, पहले 1 रुपया होती थी, अब प्रोडक्शन कॉस्ट 6 रुपये। अब प्रॉफिट कितना बचा, 4 रुपया। उसको साल भर अपना खर्चे भी चला ले, तो किसान अपना लोन कहाँ से चुकाएगा, जो बैंक से लिया। इसलिए किसान लोग इतने परेशान होते हैं। अब शुरू का प्रश्न ले लेते हैं, सर अगर नेचुरल वे से फार्मिंग की तो सफिशिएंट प्रोडक्शन नहीं होगा क्या? सर नेचुरल प्रोडक्शन नहीं की तो सेम क्वेश्चन होगा ना, समझदारी बनने की जरूरत है। केवल अंधाधुंध हम केमिकल्स यूज करेंगे, पेस्टिसाइड यूज करेंगे, हाई सेविंग से सीड्स यूज करेंगे, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, पर समय के साथ क्या होगा, आपकी जमीन का क्वालिटी डाउन होगा। तो एक जगह से आप प्रोडक्शन इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, दूसरी जगह आपका जमीन का क्वालिटी डाउन होगा। तो क्या होगा, कई बार आपको 1-2 साल के लिए जमीन को वैसे छोड़ना पड़ता है खाली, ताकि वो अपने आप को रिप्लेनिश कर सके। ठीक है, अब जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था, इसको सबसे पहले ट्राई किया पंजाब, हरियाणा और यूपी के लोगों ने। द फार्मर्स इन दीज रीजन्स, इन्होंने ट्यूबवेल वगैरह सेटअप करना स्टार्ट किया, हाई यील्डिंग स्टार्ट किया, केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। कुछ लोग मशीनरी भी लाए, ट्रैक्टर लाए, थ्रेशर लाए, है ना, जो प्लगिंग में हेल्प करते थे। ओके, इससे क्या हुआ, उनको हाई यील्ड ऑफ वीट मिला। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पर एक आइडिया दिया है कि पहले जब ट्रेडिशनल हार्वेस्टिंग होता था तब 1300 kg पर हेक्टेयर मिलता था, पर अब जब हाई यील्डिंग सीड यूज किया तो कितना मिला, 3200 kg पर हेक्टेयर, मतलब दुगने 2.5 के आसपास, रफली 2.5 के आसपास। ठीक है, तो देर इज लार्ज इंक्रीज द प्रोडक्शन फॉर द wheat. Now farmer has greater amount of surplus wheat to sell in the market. सर हम जमीन को छोड़े तो नेचुरल वे में भी हम ज्यादा प्रोडक्शन होगा। यस, थोड़ा समझदार बनने की जरूरत है। हमें एक ही बार में एक ही टाइप की फसल लेते रहेंगे, उससे जमीन का क्वालिटी अच्छा नहीं रहता, कमजोर रहता। तो आपको फसल बदल बदल के लेनी चाहिए। एक साल आपने गेहूँ लगाया, अगले साल गेहूँ की जगह उसी टाइम में कुछ और लगाओ, गन्ना लगाया कुछ और लगाओ, आपने वीट लगाया अगली बार कुछ और लगाओ। उससे क्या होता है, अलग अलग क्वालिटी का जब आप करोगे तो जमीन को मौका मिलता है खुद को रिप्लेस करने का। और कुछ समय की उसको खाली छोड़ना जरूरी होता है। गाँव में छोड़ा जाता है, गाँव में 1-1 2-2 महीने की जमीन पर ऐसे छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है, जमीन अपने आप को रिप्लेनिश करने की पूरी कोशिश करती है। ओके, यस, आगे लेट डिस्कस, आप खुद पढ़ोगे, चार्ट आपको दिया है। थर्ड, विल द लैंड सस्टेन। फर्स्ट पार्ट था आपके पास लैंड लिमिटेड है,
सेकंड पार्ट में आपने प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया। अब थर्ड, विल द लैंड सस्टेन। अब उसको देखते हैं। लैंड बीइंग ए नेचुरल रिसोर्स, इट इज नेसेसरी टू बी केयरफुल इन यूज। ठीक है, साइंटिफिक रिपोर्ट क्या कहती है, जो मॉडर्न फैसिलिटीज है ये ओवर यूज हो गई है ना। जब आपको मॉडर्न मेथड्स मिले तो आपने क्या किया, आप एक बार में दो दो फसल ले रहे हो, तीन तीन फसल ले रहे हो, चार चार फसल ले रहे हो, उससे क्या हो गया, ओवर यूज हो रही है आपकी जमीन। ठीक है, अब बता दिया, इन मेनी एरियाज ग्रीन रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सोइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। हमको प्रोडक्शन करना है, हम क्या करेंगे, हाई क्वालिटी सीड यूज करेंगे, पानी भी ज़्यादा मांगेगा, पानी ज़्यादा मांगेगा, केमिकल भी ज़्यादा यूज करना पड़ेगा। जब केमिकल ज़्यादा यूज करेंगे तो सोइल की फर्टिलिटी कमजोर हो जाती है। उसके बाद कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर। कई बार अगर ग्राउंड हम ट्यूबवेल लगाते हैं, ट्यूबवेल एक सेक्शन में ग्राउंड वाटर होता है, जब आप इसको एक्सेस करोगे तो आपका जो वाटर टेबल है वो नीचे जाएगा। ठीक है, तो आपको दोनों जगह नुकसान है, एक तो सोइल फर्टिलिटी का नुकसान है, दूसरा ग्राउंड वाटर टेबल का भी आपको नुकसान है। और अगर ये एक बार डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सबका हो जा रहा है मेरा, मेरी आवाज आ रही सबको? यस यस, अभी आवाज आ गई, हाँ। तो मैं भी डिस्कनेक्ट हो गया था, हम कहीं आपस में डिस्कनेक्ट हो गए थे, डोंट वरी। यस, तो हम बात कर रहे थे सोil फर्टिलिटी की। तो ये बताया गया है कि सोइल फर्टिलिटी और ग्राउंड वाटर अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो इनको वापस रिस्टोर करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, जैसे सोइल की फर्टिलिटी आपको उसको 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना खुला छोड़ना पड़ता है। और ग्राउंड वाटर टेबल कब ऊपर आएगा, जब बारिश अच्छी होगी। अगर बारिश कम होती चलेगी तो ग्राउंड वाटर टेबल नीचे नीचे जाता रहेगा। तो इन रिसोर्सेज को रिप्लेनिश करना, इतनी जल्दी रिस्टोर करना इतना ईजी नहीं होता है। तो देखो आपके लिए कुछ एक्टिविटी दी गई है। नेक्स्ट, केमिकल प्रोड्यूस chemical fertilizer produce mineral which dissolve in water and immediately available to the plant, but these may not be retained in the soil for long time. They may escape from the soil and pollute groundwater. जब केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हो वो जरूरी नहीं कि सोइल में पूरा क्या कहते हैं, पूरा एब्जॉर्ब कर लिया जाए या प्लांट उसको पूरा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो कुछ केमिकल्स एस्केप कर जाते हैं सोइल से, और जब बारिश वगैरह आती है तो ये ग्राउंड वाटर को भी वो करते हैं, रिवर्स और लेक को भी ये लोग पोल्यूट करते हैं। हाँ सर, ग्राउंड वाटर का पानी हॉट होता है क्या? नहीं, डिपेंड करता है, किसी लोकेशन में गर्म भी होता है, किसी लोकेशन पे ठंडा भी होता है। ठीक है, अभी केमिकल फर्टिलाइजर क्या करते हैं, दे अल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोज इन द सोइल। तो जो बैक्टीरियाज होते हैं कुछ, ये कई बार बहुत हेल्पफुल होते हैं सोइल के लिए, सोइल को रिस्टोर करने में। पर केमिकल फर्टिलाइजर क्या करते हैं, इनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो इससे क्या होगा, द सोइल विल बिकम लेस फर्टिलाइज एवर बिफोर। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका देखो प्रभाव क्या हुआ। द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फर्टिलाइजर इन पंजाब इज द हाईएस्ट इन द कंट्री। सबसे ज्यादा देखो, आप अपने को पता है कि पंजाब में खेती बहुत ज्यादा होती है, और सबसे ज्यादा कंजम्पशन फर्टिलाइजर का पंजाब में होता है। अब इससे क्या हुआ, द कंटिन्यूस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर लीड टू द डिग्रेडेशन ऑफ द सोइल एंड हेल्थ। एक तो इसके लोगों की सेहत पर बहुत फर्क पड़ा। ठीक है, पंजाब फार्मर आर नॉट फोर्स टू यूज मोर एंड मोर केमिकल। अब उनको प्रोडक्शन उतना ही चाहिए, अभी जमीन का क्वालिटी कमजोर हो गया है, अब वो ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज करना चाहेंगे। उससे क्या होगा, एक तो प्लांट्स पूरा अब्जॉर्व नहीं कर पाएंगे, उससे रिवर लेक वगैरह सब पोल्यूट होता है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ,
कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज राइजिंग वेरी फास्ट, क्योंकि जमीन का क्वालिटी कम हो गया। ठीक है, आपको ज़्यादा केमिकल यूज़ करना पड़ेगा। जब ज़्यादा केमिकल यूज़ करेंगे तो हमको परचेस करना पड़ेगा, इसका मतलब हमारा कॉस्ट बढ़ जाता है। ठीक है, चलो फोर्थ पॉइंट, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन लैंड और फार्मर्स ऑफ द पालमपुर। देखो जो 450 फैमिलीज हैं इन पालमपुर, अबाउट वन थर्ड ऑफ द फैमिलीज आर लैंडलेस। 450 में से 150 पीपल है, मोस्टली दलित है, जिनके पास खुद का जमीन नहीं है। ऑफ द रिमेनिंग फैमिली ओवन लैंड, उसमें से 240 फैमिलीज कल्टीवेट करती है। ये तो जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है आपका। तो देखो उन्होंने पूरे गांव का स्ट्रक्चर दिया है, ये पूरे पालमपुर गांव में एग्रीकल्चर होता है। तो देखो बड़े खेत कम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 खेत है जो बड़े बड़े साइज के, भले बड़े बड़े जमींदारों के हैं। उसके बाद बाकी छोटे छोटे, या देखो ये छोटे छोटे पीस दिए आपको, और एकदम छोटे छोटे पीस दिए। तो ये पूरे एग्रीकल्चर लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन, ये नॉलेज के लिए, इसको मतलब आपको एस्केप करो तो भी चलेगा। चलिए यहाँ पे कुछ दिया है, यस, एक एग्जांपल दिया है, इसका अपनी क्लास एंड करेंगे। इन 1960 गोविंद was a farmer with 2.8 hectare of land, largely unirrigated land. With the help of his three sons, गोविंद कल्टीवेट his land. उसका एक छोटा जमीन था 2.5 हेक्टेयर का, उस पर खेती करता अपने 3 बेटों के साथ। बट स्टिल वो लोग कंफर्टेबली नहीं रह सकते थे, वो इतना ही कर सकते थे भाई अपनी फैमिली को सिर्फ खाना खिला सके। एक्स्ट्रा इनकम उनके पास क्या थी, एक बफेलो थी जो उनकी एक्स्ट्रा इनकम थी। ठीक है, कुछ साल बाद जब गोविंद की डेथ हो गई तो तीनों बेटों ने क्या किया, जमीन को डिवाइड कर लिया। अब हर एक के पास कितना जमीन है, केवल 0.7 हेक्टेयर। अब देखो जैसे ये जो बड़ी जमीन है, समझो ये बड़ी जमीन होती, कल की डेट में उसके जब बेटे मर जाएंगे तो उसको ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, और वो छोटे से टुकड़े में उसके फिर 2 बेटे, फिर ये हाफ में डिवाइड हो गया। तो करते करते ऐसे छोटे छोटे पीस ऑफ लैंड हो गए हैं। इस एग्जाम्पल में समझाएंगे, ठीक। तो गोविंद सर वॉज नॉट एबल टू मेक ए लिविंग अंडर देयर लैंड। अब जब जमीन का टुकड़ा बहुत छोटा हो जाता है तो अपनी अपनी फैमिली को सस्टेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको पूरा प्लॉट का डायग्राम दिया गया है, ये हम पढ़ सकते हैं, तो आप रीडिंग मार सकते हैं, इसमें कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है। अभी अलग अलग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस दिखाई गई है कि हम शोइंग कैसे करते हैं, है ना, हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं, क्या हमको हेल्प करता है। वर्क ऑन द फील्ड, बीट क्रॉप, प्लगिंग है, प्लगिंग बाय द बुलकॉक्स, कहीं सोइंग होता है, कहीं स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड्स होता है, कल्टीवेशन होता है बाय ट्रेडिशनल मेथड। आपको जस्ट एक फार्मिंग का जस्ट डायग्राम दिया गया। ओके जी, अभी और कोई टॉपिक बाकी है? अभी एक दिन और लगेगा चैप्टर को क्लियर करने में, तो कल मेरा भी क्लास रहेगा। अभी अगले 4 दिन जो रहेंगे, 3 दिन, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, कल मोस्टली अगर मैं क्लास लूँगा तो रात को लूँगा। मोस्टली अगर आप लोगों का केवीसीएमई का शाम को क्लास कितने बजे खत्म होता है, केवीसीएमई का लास्ट क्लास कितने बजे होता है? कल का शेड्यूल चेक करके बताऊँ कि आपका कोई ऐसे गेम्स वेम्स तो नहीं है? ठीक है, मैं फिर भी आपसे एक बार कल चेक करूँगा। तो अगर 8 बजे खत्म हुआ तो मैं कल अपना क्लास 8 बजे रखूँगा, तो मैं दिन में अवेलेबल नहीं रहूँगा कल, तो मैं शाम को क्लास रखूँगा। ये फिर तो सब अपना दिन में लेंगे, 4 से 5 जो अपने लेते हैं, मैं आपका शाम को लूँगा। आपको अगले 3 दिन और इकोनॉमिक्स चलेगा। तो कल मोस्टली ये टॉपिक हमारा 8 पेज होगा ना, हाँ, तो कल ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। कल उसके परसों हम लोग, इस हफ्ते हमारे इकोनॉमिक्स के 2 टॉपिक हो जाएंगे, फर्स्ट और सेकेंड। अभी किसी